जैव विविधता का मतलब आपको हम बताएं कि जीवों में पाई जाने वाली विविधता, और जीव कितना है उस पर भी हम चर्चा किए। अभी टोटल जीवों की पता नहीं लगाई जा सकी है, अभी और लगाया जाना बाकी है। प्रयास चल रहा है, खोज चल रहा है। अभी तक पृथ्वी का ऐसा ऐसा भाग है जहां तक मनुष्य पहुंच ही नहीं पाया है, तो कहां से पता लगेगा। तो जैव विविधता के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया और संरक्षण के बारे में भी बताया कि इस जैव विविधता को बचाना भी क्या है, जरूरी है। एक पार्ट हम लोग पढ़ लिए, आज इसका हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़े थे जैव विविधता, और जैव विविधता के बारे में आपको हमने चर्चा कर दिया कि जैव विविधता है क्या, बायोडायवर्सिटी है क्या, है ना। एडवर्ड विल्सन इसके क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। इसी को खोए रहे थे, तो कहने था चलने हो। देखिए अब बता रहा है कि भारतवर्ष में जो फसली पौधे हैं, देखिए हम लोग जो फसल लगाते हैं अलग अलग मौसम में, है ना, चाहे वो धान हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो गेहूं हो, सरसों हो, मूंग हो, अरहर हो, कई प्रकार के फसली पौधे हैं। इन फसली पौधों की टोटल हमारे पास जो प्रजातियां हैं, वो टोटल कितनी प्रजातियां हमारे पास है, 167 स्पीसीज। स्पीसीज चूंकि अंग्रेजी शब्द है, उसका हिंदी प्रजाति होता है, ठीक है। तो 167 प्रजाति है इसके, उसके विविधता के केंद्र होने के साथ साथ उनका प्राकृतिक आवास भी है। ये चीजें ज्यादातर यहीं पाई जाती है। इसके अतिरिक्त फसली पौधों की 320 जंगली संबंधित भी आवास है। 320 ऐसे पौधे हैं जो जंगली टाइप के हैं, उनका भी भारत क्या है, प्राकृतिक आवास है। मतलब जन्म ही यहीं हुआ है और यहीं से उसका आगे बढ़ रहा है। हाँ, यहां से पौधों को दूसरे देश में भी ले जाया जाता है, तीसरे देश में भी ले जाया जाता है। जो दूसरे देश में पौधा है हमारे देश में नहीं, तो उसको हम लोग यहाँ ला रहे हैं। तो फसली पौधा हमारे पास कितना है, 167 है। अब देखिए जैव विविधता को मूल रूप से 3 भागों में क्या किया गया है, बांटेगा। जैव विविधता मतलब क्या हो गया, जीवों में पाई जाने वाली विविधता। हम भी जीव, आप भी जीव, जानवर भी जीव, पक्षी भी जीव, चाहे कोई भी जीव आप देख लीजिए, सब में कुछ ना कुछ क्या है, विविधता है। सब में कुछ ना कुछ अंतर है, थोड़ा बदलाव है। इसी को हम कहते हैं जैव विविधता। और जैव विविधता के प्रकार की अगर बात करें, बायोडायवर्सिटी की प्रकार की बात करें, तो वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला हम बोलते हैं आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक का मतलब क्या होता है, जेनेटिक, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं जेनेटिक। आप देख लीजिए ना भैया, आप और हम यहाँ पर दोनों मनुष्य हैं। हम भी और हम सब एक कैटेगरी में आते हैं, आप सब एक कैटेगरी में आते हैं। हम सबके जीन में कुछ ना कुछ क्या होता है, बदलाव। अगर हम जीन के आधार पर अगर चेंजिंग देखते हैं, जीन्स के आधार पर, तो वैसी विविधता को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक विविधता कहते हैं। और नहीं तो उसी को हम कहते हैं क्या चीज, जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब आप देख लीजिए, आम आप देखते होंगे कि आम एक ही आम है। यहाँ पर मालदा आम है, यहाँ दशहरी आम है, यहाँ लंगड़ा आम है, यहाँ और कई प्रकार के आम है। सबके जीन, आम सब आम ही है, लेकिन इसके जीन, इसके जीन, इसके जीन, इसके जीन में क्या है, अंतर है। और जीन के अंतर होने से साइज का अंतर हो सकता है, जीन के अंतर से उसके गुण में अंतर हो सकता है, उसकी लंबाई में अंतर हो सकता है, उसके मिठास में अंतर हो सकता है। जीन का यही प्रभाव है। जैसे आपके माँ बाप जिसके लंबे हैं, तो बेटा बेटी क्या होता है, लंबा। ये उनके जीन का मतलब प्रभाव पड़ता है। और मनुष्य तो वो भी है जो नाटा आदमी है, जो कम एज, छोटा हाइट का है, लेकिन अगर उसके बच्चे होंगे तो वो थोड़े कम हाइट के होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जीन में ही ये चीज है। तो जीन के आधार पर जो विविधता पाई जाती है, उसी को हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये आम में आपको पाई जाती है, ये आपको धान में, आम में अगर हम प्रजातियों की बात करें तो कितनी प्रजातियां हैं, 1000 से भी ऊपर है। और अगर हम धान में बात करते हैं, तो धान में टोटल प्रजातियों की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, 50,000। दूसरी बात यह है कि यह हरित क्रांति में बहुत बड़ा रोल निभाया है। अब यह हरित क्रांति क्या है, आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं? क्लास 10th में हरित क्रांति क्या पढ़े हैं कि फसलों में अचानक से वृद्धि हुई।
पहले हमारे यहां गेहूं खास करके बहुत कम होता था। क्यों कम होता था? क्योंकि बरसात हुई तो धान हो गया। गेहूं को भी सिंचाई की आवश्यकता होती थी, तो हैंडपंप या नलकूप जो होते थे वो बहुत कम थे हमारे यहाँ। तो वैसी स्थिति में गेहूं हमारे यहाँ उपजता नहीं था। तो गेहूं उपजाने के लिए क्या किया गया? उच्च किस्म की बीज लाया गया। जो यहाँ पर मौसम है वैसा अगर हम रोपते थे तो हुआ, और बहुत से नहीं भी होता था। तो हमने क्या किया? 2 धान ले लिया या 2 गेहूं ले लिया। देखिए कैसे उन्नत किस्म का बीज बनता है। इस आम का खूबसूरती क्या है, समझिएगा बात को। हम 2 आम लेते हैं, ये भी आम और ये भी आम मान लिया जाए, या यही 2 आम लीजिए। इस आम की 1 नंबर, इसको कर दो 2 नंबर। इसकी खूबसूरती है कि इसमें मिठास बड़ा बढ़िया है और बहुत मीठा होता है। इसकी खूबसूरती यह है कि इसमें जो जीन है कि साल में 2 बार फरेगा, मान लीजिए ऐसा जीन रहे। तो क्या करता? इसके जीन को निकाला और इसके जीन को निकाला और दोनों को दिया क्या चीज? मिला, और इससे एक नया बीज जो तैयार किया, और उससे जो एक नया आम तैयार होगा, उसका तीसरा जो आम तैयार होगा, जो बीज तैयार होगा, उसका फायदा क्या होगा? ये 3 साल में 2 बार फरेगा भी और मीठा भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे आप गाय को देखते होंगे, हमारे यहां जो देहाती गाय होती है उनको पाल जो खिलाया जाता है वो किससे खिलाया जाता है? जो हमारे जिसको बोलते हैं बैल बोलिए, या उसको बोलिए हाइब्रिड बैल बोलिए, उसको बैल से होता है। तो वो जो बच्चा होगा, बछड़ा होगा या बछड़ी होगी, वो होता है हाइब्रिड किस्म का, अच्छा किस्म का होता है। और देहाती वाले गाय अगर देहाती बैल के संपर्क में रहेगी तो उसका बछड़ा देहाती जैसा होता है। कई फिल्मों में भी आप देखते होंगे। अभी एक फिल्म देख रहे थे, किसका था, कौन हीरोइन है वो, बरेली की बर्फी वाली में फिल्म देख रहे थे, भूल गए उसका नाम हम, पंकज त्रिपाठी वगैरह है उसमें। उसमें एक विदेशी बाहर से आता है, उसका बाल बच्चा नहीं रहता है, तो उस लड़की को कहता है कि तुम मेरा बेटा, मुझे एक बेटा जन्म करके दो। बेटा जन्म करने के लिए या आज बच्चा जन्म देने के लिए शारीरिक संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं है। पुरुष का सिर्फ स्पर्म ले लिया जाए, ठीक है, और उस स्पर्म को, है ना, महिला के योनि में यानी महिला के गर्भाशय तक इंजेक्शन के माध्यम से, अन्न माध्यम से पहुंचा दे, उसका काम हो गया, बच्चा तैयार हो गया। इसमें महिला पुरुष कोई संपर्क में नहीं आए। जैसे वो जैसे हीरोइन थी, है ना, और हीरोइन क्या की, देखिएगा। जैसे उसमें जो हीरोइन थी वो लड़की थी, और 2 दंपति आए। दंपति बोलते हैं पति और पत्नी को, बात समझिएगा, पति और पत्नी को दंपति। पत्नी में कोई दिक्कत होगा, कई समस्याएं आ जाती है। हम बार बार बोले हैं कि कम उम्र में लड़कियां जो आईपीएल खाती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में जो शारीरिक संबंध बनाते हैं, और आईपीएल दवाई वगैरह जो खाती हैं, वो आने वाले टाइम में आपको बांझ बनाने का काम कर सकता है। बहुत सारी शिकायतें हो सकती है, या कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, या आपके पास कोई और समस्या भी हो सकती है। कई है, जैसे फिर मेन जो होता है, जैसे ये हमारा जो स्त्री का पार्ट होता है जिसको हम योनि कहते हैं, इस योनि से 2 नली निकलती है, जिसे हम उसको बोलते हैं फेलोपियन नली। और जो वीर होता है, पुरुष का जो स्पर्म होता है, इसी फेलोपियन नली से क्या होता है, जाता है, ठीक है। अब चाहे ये हो सकता है कभी कभी आप कुछ ऐसा चीज खाएं या कुछ कभी ऐसा आपके साथ हुआ और यहां बन गया गांठ, अब ये स्पर्म आपको जाने आगे नहीं देगा। अब जाने नहीं देगा तो अब मां नहीं बनिएगा। तो अगर 2 नली में 1 नली भी आपका खुला हुआ है तो काम हो सकता है, लेकिन दोनों नली अगर खुला है तो उसमें प्रेगनेंसी की चांस बहुत ज्यादा होता है ना, जल्दी होता है। तो ये दिक्कत होता है, कहीं कहीं कुछ घटना ऐसी हो जाती है उसके कारण भी, लेकिन कम उम्र में जो गलतियां करते हैं उसका भी आप परिणाम भोग सकते हैं आने वाले समय में, ये भी जान जाइए। तो अब ये औरत, ये लड़की गांव में, ये दोनों कहां से आए, शहर से आए, ठीक है, ये विदेश से आए, अब घूमने आए थे, इनको बच्चा नहीं उठा, तो ये इससे मिले, बोले कि भाई हम तुमको 10 लाख 20 लाख रुपया देंगे, तुमको बच्चा पैदा करना है। तो गांव की औरत को बोलोगे तो गुस्सा जाएगी, इसका मतलब वो शारीरिक संबंध की बात कर रहा है। तो बोला कि नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं, मेडिकल में बहुत हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। करना क्या है कि हमारा बच्चा हमारा ही चाहिए, तो हमारे जैसा बच्चा तभी होगा जब हमारा स्पर्म होगा। हमारा स्पर्म में हमारे जीन्स हैं, हमारे सारे गुण हैं, तभी ना हमारे जैसा होगा। आपके चेहरे आपके माँ बाप से मिलते जुलते हैं, नहीं मिलते हैं?
जैसे आपकी माँ होगी तो बेटी जो उसी पे चल जाएगी, जैसे आपके पिता होंगे तो आप उस पर चल जाइएगा, ना होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप अपने माँ बाप के ओरिजिनल वंशज हैं, है ना। और जो गोद लेता है, आप देखिएगा उसका चेहरा माँ बाप से नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? क्योंकि किसी और का है, उसमें तो चेहरा मिलने की संभावना ही नहीं है। तो ये बोला कि देखिए हमारा बच्चा चाहिए, हमको करना क्या है, हम अपना स्पर्म देंगे आपको। एक मेडिकल सुविधा के तहत आपके हम योनि से वहां गर्भाशय तक क्या करेंगे, पहुंचा देंगे। चलिए इलाज में वहां करवाते हैं। और इसका स्पर्म लिया और इसको क्या किया, पहुंचा दिया। अब ये 9 महीना इसको रखेगी, क्योंकि बच्चा तो बढ़ेगा, तभी जन्म देगी। 9 महीना के बाद वो जन्म दी। वो जो बेटा पैदा हुआ वो बिल्कुल अंग्रेज जैसा था, बिल्कुल अंग्रेज, क्योंकि ये विदेश का था, अंग्रेज था। उस फिल्म में हम भूल रहे हैं, नाम देखना हो, एकदम अंग्रेज। 4 साल तक वो लेने नहीं आता है बेटा को। तो ये अच्छा, जो औरत जन्म देगी बच्चे को तो प्रेम तो हो ही जाएगा उससे, भले उसका बाप कोई हो, भले कुछ हो जाए, लेकिन लगाव तो हो ही जाता है। 4 साल के बाद जब उसका आता है, माँ बाप कहता है कि मेरा बच्चा दे दो। बोला 4 साल तक कहाँ थे, तुमने जो बात कहा हमने किया, तुम्हारे चलते हम समाज में कितना गाली बात सुने हैं, समाज में क्या क्या हमको झेलना पड़ा है, हमको नहीं पता। इस बच्चे को मार तो नहीं सकते थे। बोला हमने देखे। और वो बच्चे को देखता है कि बच्चा अंग्रेज में चेहरा मिल रहा है ना, अंग्रेज वाला पूरा लुकिंग है, और बच्चा बोल रहा है शुद्ध हिंदी, मम्मी मम्मी ऐसे कर रहा है, या माँ बोल रहा है, तो बड़ा शौक करता है। तो भैया वो तो जैसा परिवेश में रहेगा वैसा बोलना सीख जाएगा। तो ये होता है जेनेटिक चेंज, इसको बोलते हैं आनुवांशिक चेंज। तो पर्यावरण में ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनको हम जेनेटिक चेंज करके नए नए पौधे बना सकते हैं, फायदेमंद वाले पौधे बना सकते हैं, ये जान जाइए। इसी को बोलते हैं आनुवांशिक क्या चीज, विविधता। आनुवांशिक विविधता का सबसे बढ़िया उदाहरण आपको दे रहे हैं, रोवोल्फिया, इसको कहते हैं रोवोल्फिया, वोल्फिया बोमेटेरिया इसका नाम है, इस पौधे का नाम है, जो हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, इससे एक विशेष प्रकार का रसायन पाया जाता है, विशेष प्रकार जो ब्लड शुद्धिकरण में काम आता है। अब एक देखो, यही पौधा अगर आप इसको हिमालय मानते हैं, ठीक है, तो हिमालय का अगर इस भाग पर अगर यहां पर पाया जाता है ये पौधा, फिर यहां पर यह पौधा पाया जाता है, अबरी कुछ दूरी पर पाया जाता है, सब पौधा एक जैसा है, सबका नाम क्या है, क्या नाम है, रोवोल्फिया बोमेटेरिया, रोवोल्फिया बोमेटेरिया। लेकिन तीनों में अंतर है। अंतर क्या है भैया? यहां का जो पौधा है इसमें जो केमिकल है, यानी जो फायदेमंद केमिकल है, इसकी मात्रा 100% है। अगर यहां आते हैं वही केमिकल की मात्रा जो होती है वो हो जाती है 80%, और यहां पर जो आते हैं इसकी मात्रा हो जाती है, एक अनुमान है, ये ओरिजिनल रिपोर्ट नहीं है, मतलब है कि वैरी कर रहा है। एक ही पौधा कहीं पर 100% अपना योगदान दे रहा है, कहीं पर 80 दे रहा है तो कहीं 60 दे रहा है। दूसरी बात, काम करने की इसकी क्षमता जो है, ठीक है तुम 80% 60% दे रहे हो, तो हमको 40% और इसमें मिला के 100% तो बना ही सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी जो काम करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, ये ज्यादा है, ये थोड़ा कम है, और ये उससे भी कम है। सोच लीजिए, तो इसको बोलते हैं, इन पौधों में क्या है, पौधा तो एक है, कहीं ना कहीं कुछ आनुवांशिक गुणों के आधार पर कुछ कमी हुई होगी, कोई ना कोई दिक्कत हुआ होगा, तभी तो इनमें क्षमताओं में क्या है, कमी आ गई। तो इसी को बोलते हैं हम जेनेटिक क्या है, बायोडाइवर्सिटी। ये जीन्स के आधार पर जब हम विविधता को पाते हैं तो उसी को हम कहते हैं आनुवांशिक विविधता। आगे देखिएगा, दूसरी जो विविधता है उसको हम कहते हैं स्पीसीज विविधता। देखिए, जैव विविधता, ध्यान से दिखेगा, जैव विविधता का मतलब समझ में आ गया। इसके कितने प्रकार हैं भैया? 3 प्रकार। एक आपको हम अभी क्या पढ़ाएं, जेनेटिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिक, यानी जीन्स के आधार पर पाए जाने वाली विविधता को हम आनुवांशिक विविधता कहते हैं। एक ही प्रकार के पौधे हैं, एक ही पौधा है, आमे है, लेकिन सबका रंग रूप और साइज क्या है, अलग है, ये जीन्स के कारण हुआ, इसलिए ऐसी विविधता को आनुवांशिक विविधता। दूसरा हम बात करते हैं जैव विविधता का, दूसरा जो उदाहरण है उसको हम बोलते हैं स्पीसीज विविधता। क्या बोलते हैं? स्पीसीज का मतलब पहले ही बोले हैं जाति, क्या होता है, जाति। तो देखिए इसके बारे में क्या बताएं,
किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली विभिन्न स्पीसीज की संख्या स्पीसीज विविधता को क्या करती है, दर्शाती है। जैसे आपको एक हम फोटो दिखाते हैं, ये फोटो देखिए हमारे भारत का है, नक्शा है, एक भाग। अच्छा बताइए इधर ईस्ट कौन है और वेस्ट कौन है? कौन है ये ईस्ट है, और ये कौन है? अच्छा अब थोड़ा सा इधर पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? भारतवर्ष के पूर्वी हिमालय का क्षेत्र और दक्षिणी घाट को क्या कहा गया? हॉट स्पॉट। दक्षिणी घाट को क्या कहा गया? हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट किसको कहते हैं ये जानिए। हॉट स्पॉट का मतलब होता है जहां विविधता बहुत क्या हो, ज्यादा हो। विविधता बहुत क्या हो, पूरे विश्व में बहुत कम हॉट स्पॉट है, उसमें भारत के 3 नाम आते हैं, ठीक है, वो आगे हम पढ़ाएंगे। तो उसको बोलते हैं हॉट स्पॉट। इतना ही नहीं कह रहा, उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट को लीजिए जो इधर का भाग बताएं, और उधर उभयचरों की संख्या पूर्वी घाट से क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। देखिए जैसे ये हमारा हो गया पश्चिमी घाट और ये क्या हो गया, पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट से ज्यादा एमेफीबियन बोलते हैं उभयचरों को। किसको बोलते हैं? उभयचर को। उभयचर कौन है भैया? देख लीजिए, उभयचर है ये जो जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, उसी को तो कहते हैं उभयचर। तो इनकी जो जातियां है, देखिए एक जगह जाति की आधार पर अगर विविधता पाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं स्पीसीज विविधता। अनुवंश जीन्स के आधार पर पाई जाने वाली विविधता को अनुवांशिक विविधता, और जाति के आधार पर पाई जाने वाली विविधता को स्पीसीज विविधता। क्यों? क्योंकि एक तरफ कहीं जातियों की संख्या क्या है, ज्यादा है, और दूसरे तरफ जातियों की संख्या क्या है, कम है। पूर्वी घाट में कम है और पश्चिमी घाट में उभयचरों की संख्या खूब ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए कहा गया है इसको स्पीसीज विविधता। क्या कहा गया है? स्पीसीज विविधता। आगे देखिए स्पीसीज विविधता में हम और भी पढ़ाएंगे। अब तीसरा जिसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी विविधता। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी मतलब होता है इकोलॉजिकल। क्या होता है जी? इकोलॉजिकल, यानी पर्यावरण के आधार पर। हमारा जो भारत है, आप अगर गौर करेंगे तो देखिएगा इकोलॉजिकल सिस्टम पर भी विविधता पाई जाती है। इकोलॉजिकल देखिए, कहीं पर आपको भारत का क्या मिलेगा, मरुस्थल मिलेगा, पर्यावरण का ही है। तो यहां पर विविधता क्या मिलेगी, कम मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? कहीं पर एकदम नदी उदी खूब रहेगा तो यहां विविधता थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि नदियों में पाए जाने वाले जानवर हो जाएंगे, नदियों में पाए जाने वाले मछली कई प्रकार के हो जाएंगे, उभयचर कितने प्रकार हो जाएंगे, इसके अगल बगल बहुत सारे औषधि या ऐसे भी कितने पौधे हो जाएंगे, ये पहाड़ पर पाए जाने वाला, ये झरना के पास पाए जाने वाला, और भी अगर हम विविधता अगर देखें, यहां पर देखिएगा, है ना, तो इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन। ये पढ़ाएंगे, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री। अब स्कैंडिनेवियन कंट्री किसको बोलते हैं इसको समझिएगा। ये हमारा भारत, ये पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। पूरे वर्ल्ड के नक्शा को अगर बीच में हम लाइन खींचते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। क्या बोलते हैं जी? भूमध्य रेखा, जीरो लाइन बोलते हैं। अब जो देश, ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया, नहीं हो गया पोल। पोल मतलब क्या? ध्रुव। पोल का मतलब ये ध्रुव हो गया। अब यहां पर जो देश है ये सटे हुए, ये ध्रुवों के पास जो देश होते हैं उन्हीं देशों को कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री। किनको? जो ध्रुवों के पास है। अब बताइए, जो ध्रुवों के पास होंगे तो उनका पर्यावरण अलग होगा, और जो हमारे इसके बीच में होंगे उसका पर्यावरण अलग होगा, कर्क और मकर रेखा के बीच में। तो बताओ इकोलॉजिकल सिस्टम पर विविधता है कि नहीं है? यहां इकोलॉजिकल सिस्टम अच्छा है इसलिए विविधता क्या है, ज्यादा है। और अगर देखिए कौन कौन देश स्कैंडिनेवियन कंट्री में आता है, यहां देखिए स्वीडन, यहां देखिए डेनमार्क, यहां देखिए आपका जर्मनी, बेल्जियम, है ना, फ्रांस, ये ऐसे स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं जहां विविधता कम पाई जाती है, क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि जो सूर्य की रोशनी है यहां पहुंचेगी ही नहीं। तो जब सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी, प्रकाश नहीं पहुंचेगा, तो पौधे जन्म लेंगे? बहुत कम लेंगे, नहीं के बराबर लेंगे। यही कारण है कि इन जगहों पर विविधता क्या है, कम है। वही बात आपको हम बताएं कि पारिस्थितिकी विविधता का मतलब होता है हमारा जो विश्व है, हमारा जो भारत है,
अलग अलग पर्यावरण के हिसाब से बना हुआ है। और पर्यावरण जहां अच्छा है, बरसात अच्छी है, पानी अच्छा है, वहां पर भूमि अच्छा है, तो वहां विविधता क्या होती है, ज्यादा होती है। और जहां पर बरसात नहीं होती है, इकोलॉजिकल सिस्टम हमारा ये भी है, जहां पर बारिश कम हो रही है, जंगल नहीं है, मरुस्थल है, तो वहां विविधता क्या होती है, कम होती है। तो पर्यावरण के हिसाब से अगर विविधता पाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज, पारिस्थितिकी विविधता। कहीं पर रेगिस्तान, कहीं पर वर्षावन, कहीं पर दलदल, है ना। जहां ज्यादा वर्षा होगा वहां ज्यादा विविधता पाई जाएगी, जहां कम वर्षा होगा वहां पर कम विविधता पाई जाएगी। तीनों को फिर से एक बार समझ लीजिएगा अगर कंफ्यूजन होगा तो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हमने बोला जैव विविधता, क्या बोला जी, जैव विविधता, जैव विविधता। पहला हमने इसका क्या बताया, पहला हमारा क्या था भाई, क्या बोले हैं, आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब समझिएगा, एक ही पौधा है, तीन फिर से सुन लीजिए बढ़िया से, एक ही पौधा है, पौधा क्या है, एगो है, ठीक है। और एक पौधा, इसी का एक पौधा और ले लो, लेकिन इन दोनों पौधों में अंतर यही, दोनों चावल दे रहा है, सब चावल उजला है कि काला है, उजला है, लेकिन किसी किसी में अंतर, कोई लंबा होता है, कोई, चावल तो सब है। तो जीन के आधार पर अगर विविधता पाई जाती है तो उसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, समझ में आ गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं, ये हो गया दूसरा, हम बात करते हैं उसको हम क्या ने बोला था, स्पीसीज। क्या बोले थे जी, स्पीसीज। स्पीसीज में आपको हमने बताया कि भारत का कुछ इस प्रकार से नक्शा है, ये हमारा वेस्टर्न पार्ट हो गया, ये हमारा ईस्ट पार्ट है। अब स्पीसीज का मतलब होता है जाति, तो यहां प्राणियों की जाति की संख्या क्या है, ज्यादा है, और यहां प्राणियों की संख्या क्या है, कम है। कौन सी प्राणियों को, उभयचरों की, उभयचर की बात बोले तो जाति के आधार पर इन दोनों क्षेत्रों में अगर आप देखिएगा तो जाति के आधार पर क्या पाई जाती है, विविधता। यहां पर उन जातियों की संख्या ज्यादा है और वही जाति यहां पर है तो संख्या क्या है, कम है। तो जाति के आधार पर पाई जाने वाली विविधता को हम क्या कहते हैं, स्पीसीज विविधता। और तीसरा हमने आपको बोला पारिस्थितिक विविधता। तो पारिस्थितिक का मतलब होता है पर्यावरण के अनुसार पाया जाने वाला जो विविधता होता है उसी को हम पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। खास करके स्कैंडावियन कंट्री हमने जो बोला, क्योंकि ये पोल साइड में होते हैं। वर्ल्ड ग्लोब में अगर इसको आप देखिएगा, जो भी स्कैंडावियन कंट्री होंगे, अंग्रेजी में भी पढ़ना स्कैंडावियन, हम पढ़ाएंगे अलग से, 10 नंबर का अंग्रेजी पूछता है, ठीक है। तो वैसे कंट्री जो होते हैं ध्रुव के पास होते हैं और ध्रुव के पास रोशनी पहुंचते नहीं है, इसीलिए वहां पर कहने का मतलब है विविधता क्या है, कम है। तो अगर हमने बात करी पर्यावरण के हिसाब से विविधता है तो वैसी विविधता को क्या कहते हैं, इसमें विविधता क्यों पाया गया है, जीन के कारण। इसमें विविधता क्यों पाया गया, जाति के कारण। नहीं, इसमें विविधता क्यों पाया गया, पर्यावरण के कारण। इसीलिए 3 प्रकार के इसको नाम दिया गया है, आनुवांशिक विविधता, स्पीसीज विविधता और पारिस्थितिक विविधता। कोई दिक्कत, बोलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पारिस्थितिकी विविधता को फिर से 3 भागों में बांट दिया गया है। एक का नाम रखा है अल्फा, अल्फा का तो नाम जानते ही हो, अल्फा कहते हैं। अल्फा विविधता उन जीवों की विविधता जो एक ही समुदाय के होते हैं तथा एक स्थान पर क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं, ऐसी विविधता को क्या कहते हैं, अल्फा विविधता। दूसरा अगर हम बात करते हैं अल्फा के बाद, अब सब मालूम है अल्फा के बाद क्या होता है, बीटा, यही होता है ना, बीटा। इसको क्या बोलते हैं, बीटा। पहला विविधता जैव विविधता, जीवों में पाई जाने वाली विविधता। प्रकार कितना, 3। कौन कौन, आनुवांशिक। दूसरा हमारा स्पीसीज, तीसरा हमारा, और पारिस्थितिकी को भी कितने भागों में बांटा गया, 3। बड़ा आसान नाम है, अल्फा, बीटा और गामा, ऐसे ही होता है। तो गामा किसको कहते हैं, देखिए, हाँ बीटा, ये हो गया दूसरा। एक स्थान में पाए जाने वाले विभिन्न समुदायों के बीच पाए जाने वाले विविधता को हम क्या कहते हैं, बीटा। और कह रहा है कि जितनी ज्यादा वास स्थानों में भिन्नता होगी उतनी ही ज्यादा क्षेत्र में बीटा विविधता होगी। बीटा गलती लिखा हुआ, उतनी ज्यादा क्या होगी, बीटा। तो पहला हमारा हो गया अल्फा विविधता, दूसरा हमारा हो गया बीटा विविधता, और तीसरा हमारा जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, गामा। क्या बोलते हैं जी, गामा, गामा विविधता। लैंडस्केप स्तर पर, लैंड मतलब भूमि, भूमि के आधार पर जो विविधता होती है उसको हम क्या कहते हैं, गामा विविधता। ठीक है, इसमें अल्फा और बीटा दोनों क्या होता है,